नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं एलटी ग्रेड परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा जिसका पॉपुलर नेम एलटी ग्रेड एग्जाम है, जो कि समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। इसके अंतर्गत देखें तो टेस्ट सीरीज यानी प्रैक्टिस सेट जो सामान्य अध्ययन का होगा यानी जीएस का होगा, जनरल स्टडीज का होगा, जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होंगे। 30 प्रश्न जो होगा जीएस या सामान्य अध्ययन का होगा और निर्णायक होगा पीटी क्वालिफाई के लिए। देखिए, यह उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के अंतर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं जिसमें एलटी ग्रेड परीक्षा, जीआईसी लेक्चर परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में सामान्य अध्ययन के वेटेज या इंपॉर्टेंट रोल है निर्णायक पीटी क्वालिफाई कराने के लिए। इसके अंतर्गत हमने देखा 30 प्रश्न जो एलटी ग्रेड में जीएस के होंगे, 40 प्रश्न जो होंगे जीआईसी लेक्चर में। उसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, यानी कई जो प्रैक्टिस सेट है या टेस्ट सीरीज इस चैनल पर बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर इस चैनल पर जाकर के सारे लेक्चर को प्रैक्टिस सेट संबंधी देख सकते हैं। जिसके अंतर्गत प्रैक्टिस सेट को देखना चाहें तो आप इसमें 30 प्रश्न देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत देखें तो इसका जो है ये उत्तरमाला और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है साथ में। तो चलिए प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतम न्यायालय को जारी करता है, यानी हाई कोर्ट जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है, ये पूछ रहा है। तो ये देखें जो है संविधान के भाग 3 अनुच्छेद जिसमें 12 से 35 तक दिया गया मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये जो है यानी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, और जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। ये रिट कौन सी होती हैं? तो ये रिट जो आपकी होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण यहाँ पर दिया गया है, पहली रिट होगी। दूसरी परमादेश होती है, परमादेश इसमें नहीं दिया है। तीसरा प्रतिषेध होता है यानी प्रतिषेध यहाँ पर दिया गया है, और चौथा उत्प्रेषण होता है, और पांचवा अधिकार परीक्षा होते हैं। 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, जिसमें 226 के तहत हाई कोर्ट होते हैं। वर्तमान में देखा कि जो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कुल मिलाकर 25 हाई कोर्ट हैं, यानी 25 हाई कोर्ट हैं, और 25 जो मानवाधिकार न्यायालय भी हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की सूत्री संख्या वर्तमान देखें तो सुप्रीम कोर्ट अभी देखें 53वें जो है सीजीआई सूर्यकांत जी को बनाया गया है, तो कुल मिलाकर 34 है सीजीआई समेत। कल उनकी नियुक्ति की गई थी। तो इसमें संबंधित प्रश्न का आंसर देखें तो इसमें प्रतिषेध होगा, यानी आंसर प्रतिषेध है। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, यानी रोकना है, और रोकने का मतलब ये हुआ कि इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। परमादेश यानी जो प्रतिषेध है यह रोकना होता है, जिसमें हाई कोर्ट जो होता है उससे नीचे न्यायालय को ये प्रतिषेध जारी करते हैं। जबकि इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का देखें तो इसका मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, यानी शरीर को प्रस्तुत किया जाए। मतलब यह हुआ कि यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अब परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं जिसमें न्यायालय जो है सार्वजनिक इकाई निगम अधीनस्थ प्राधिकरणों को के खिलाफ यह जो समन परमादेश जारी करता है। जबकि अधिकार परीक्षा देखें यह जो है यह प्राधिकृत या वारंट के द्वारा जारी किया जाता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। यानी कहने का मतलब कोई अवैध रूप से सरकारी नौकरी पा गया या कोई भी जो अवैध रूप से प्राप्त कर लिया है उसके अंतर्गत जो है अधिकार परीक्षा द्वारा उसको यानी उसके पद से हटाए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। इसी अधिकार परीक्षा के तहत ये कोई भी व्यक्ति इसको यानी अधिकार परीक्षा देखें तो अन्य 4 रिटों से हटकर इसे किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। तो पहले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में देखा कि इसमें अनुच्छेद 32 था जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, यानी डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, उन्होंने इसको कहा था इसे। चलिए दूसरे प्रश्न को देखें। दूसरा इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सभी भारतीय संविधान यानी ये निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। इसमें समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार ये नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार नहीं है। यानी इसको कब हटाया गया ध्यान रखें तो संविधान में जो 44वें संविधान संशोधन 1978 यानी ये पूछता है अक्सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया इससे संविधान के भाग 12 याद रखें अभी कहाँ पर है, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल जो है राइट बना दिया गया इससे संपत्ति के अधिकार को। पहले संविधान की यह संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 में था, यानी संविधान के जो यानी संविधान में जो
यानी कहा जा सकता फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार है उसमें संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में दिया गया था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। जबकि इसमें देखें जो अन्य दिया गया समता का अधिकार देखें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। यानी कुल देखें तो आपका 6 प्रकार के थे, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार हटा देने की वजह से पाँच प्रकार के जो है आपके मूल अधिकार हैं, बल्कि 6 प्रकार के हैं। पहले 7 प्रकार के थे, एक हटा दिया गया है। तो पहला समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार देखें तो अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। और इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 23 व 24 में दिया गया है। जबकि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। और सार्वजनिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमने उपरोक्त प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 1 के एक्सप्लेनेशन को देखा था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें संसद में शामिल है यानी भारतीय पार्लियामेंट में कौन शामिल है? पहला सही है, इसमें राष्ट्रपति रहेंगे, लोकसभा और राज्यसभा यानी इन तीन लोगों से मिलकर जो है भारतीय संसद का निर्माण होता है। यानी भारतीय संसद में हमने देखा यानी पार्लियामेंट में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल रहेंगे। जबकि संघ की कार्यपालिका में देखेंगे, याद रखें संघ की कार्यपालिका पूछेगा तो उसमें प्रेसिडेंट रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे और प्रधानमंत्री रहेंगे, कैबिनेट रहेगी और महान्यायवादी को मिला करके जो संघ की कार्यपालिका बनती है। और संसद का वर्णन देखें तो संविधान के 5वें भाग यानी संविधान में जो 5वां भाग है, संविधान कुल 22 भाग है, उसमें 5वां भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्ति आदि के बारे में दिया गया है। संविधान के अनुसार भारत की संसद में के 3 अंग हैं। यानी संविधान के अनुसार यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, जिसमें राष्ट्रपति हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये प्रश्न दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न जो ये बनता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान में दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारनाथ में दिया था, जिसको ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। यह देखें तो कई बार प्रश्न पूछा गया है जो आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं जिसमें 2004, 2015 और अदर में पूछा गया। ये सारे जो अभी हमने पहले, दूसरे, तीसरे को देखा है, सारे पूर्व की परीक्षाओं PY की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं पूछे गए प्रश्नों का इसमें संग्रह प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया है समसामयिक घटना चक्र। तो इसमें हम देख रहे हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, इसके बारे में देखें तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यानी महात्मा बुद्ध ने या गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो इसके पश्चात उरुवेला यानी वे कहाँ थे? उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ को क्या कहा गया इसको याद रखें, कभी कभार ऋषिपत्तनम में दे देगा। और इसी को मृगदाव भी कहते हैं। मृगदाव यानी हिरण वन के रूप में सारनाथ को कहा जाता है। यहीं पे इन्होंने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन या प्रथम उपदेश दिया था। कुछ और ऐड करना चाहें तो यहाँ धर्म चक्र प्रवर्तन हमने देख लिया। इसके बाद महाभिनि निष्क्रमण देखें तो गौतम बुद्ध का गृह त्याग जो था उसी को महाभिनिक्रमण भी कहा जाता है। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। और इसके बाद महापरिनिर्वाण भी आता है, महात्मा बुद्ध का हुआ था कुशीनगर में, इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। यानी इसमें डिटेल में हिस्ट्री वाले पार्ट में लेक्चर में जाकर के आप लिस्ट में इसके सारे डिटेल को देख सकते हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हिस्ट्री पर दिया गया है। तो 5वें प्रश्न देखें तो एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर जो है सी यानी शैव धर्म के लिए, यानी हिंदू धर्म, हिंदुइज्म से शैव धर्म भगवान शिव को समर्पित है एलिफेंटा की गुफाएं। इसके बारे में ध्यान दें तो महाराष्ट्र के मुंबई के पास यानी एलिफेंटा के बारे में देखें तो एलिफेंटा एक द्वीप है। महाराष्ट्र के मुंबई के पास एलिफेंटा द्वीप पर स्थित अरब सागर में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर ये एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, एलिफेंटा गुफाएं जो है, और इसमें 7 गुफाएं हैं। यानी एलिफेंटा गुफाएं में कितनी गुफाएं हैं? कुल 7 गुफाएं हैं। और यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में भगवान शिव को समर्पित, यानी ये यूनेस्को विश्व धरोहर में के रूप में एलिफेंटा को इंडिकेट किया गया है, जो कि भगवान शिव को समर्पित यह गुफा है, गुफा मंदिर है। महाराष्ट्र में अन्य देखें जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने एलिफेंटा को देख लिया, जो कि हमने देखा कि महाराष्ट्र में मुंबई के पास एलिफेंटा द्वीप अरब सागर में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर ये एलिफेंटा है। 2 और महत्वपूर्ण है जिसमें अजंता की गुफाएं और एलोरा गुफाएं हैं। अजंता देखें यानी महाराष्ट्र में ही, याद रखें कि ये अजंता जो है ये भी महाराष्ट्र में है। ये जो है 200 ईसा पूर्व में बनाया गया था, ये भगवान बुद्ध को समर्पित है। जबकि एलोरा की गुफा देखें तो यह 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा, हालांकि ये राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा ही सारे बनाए गए हैं। तो एलोरा देखें तो एलोरा 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था। और यह गुफा मंदिर, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर देखें तो एलोरा है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम वर्तमान में चेंज कर दिया गया, छत्रपति संभाजी नगर में है।
और ये जो एलोरा है, याद रखें कि एलोरा जो तीनों धर्मों यानी बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म तीनों धर्मों से संबंधित है। इसमें हिंदू धर्म से देखें तो कैलाश मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एलोरा में, जिसको कृष्ण यानी राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कैलाश मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। छठा, इसमें सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है। तो फवाजिल का अर्थ देखें तो इसमें यह है कि इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने अतिरिक्त राशि को जो है फवाजिल कहा जाता है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ यही रहा, यानी इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाए अतिरिक्त राशि। तो इक़्तिदार किसे कहते हैं? इक़्तिदार का मतलब वेतन के बदले भूमि, यानी जिनको वेतन के बदले भूमि दी जाती थी इक़्तिदार कहलाते थे। इक़्तिदार मतलब इक़्ता के धारक को द्वारा अपने और अपने सेना के खर्च, यानी इक़्तिदार जो होते थे अपने खर्च के लिए और सेना के खर्चों की पूरा करने के बाद जो अतिरिक्त राशि बचती थी उसको जमा करते थे। कहाँ जमा करते थे? केंद्रीय खजाने में जमा करते थे, यानी सुल्तान के पास जमा करते थे। तो इस वही जो है फवाजिल कहलाता था, यानी इसका आंसर सही सी हुआ। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें 7 नंबर है। गैरअंकित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? तो बरकरी संप्रदाय के संतों में देखें तो इसमें नामदेव होंगे, यानी महत्वपूर्ण संत। देखें ये महाराष्ट्र में जो संत हुए थे, इसमें संत ज्ञानेश्वर जी इसके संस्थापक, यानी बरकरी संप्रदाय के संस्थापक संत ज्ञानेश्वर जी थे। इसके बाद आते हैं संत ज्ञानेश्वर के बाद नामदेव जी आते हैं, नामदेव के बाद तुकाराम के बाद एकनाथ आते हैं। ये सारे बरकरी संप्रदाय के संत हैं। इसमें थोड़ी सा और ऐड करें तो महाराष्ट्र के प्रमुख संतों को देखते हैं। इसमें ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जो कि संस्थापक रहे, इनका समय 1275 से 1296 से महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक थे। इसके बाद नामदेव जो है, नामदेव जी देखिए 1270 से 1350, ये बरकरी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया था नामदेव जी ने। इनका समय 1270 से 1350। इसके बाद एकनाथ, तुकाराम, रामदास इत्यादि जो प्रमुख संत आते हैं इसके अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न देखें। अगला इसमें 8 नंबर प्रश्न होगा। इसमें करा दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपनी अधिवेशन आयोजित किए थे। यह अधिवेशन लखनऊ में किया गया था। इसके बारे में देखें, जो लखनऊ में 1916 में अधिवेशन हुआ था, यह 32वां यानी कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता देखें 1916 में जो किए थे अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया। इन्हें भी मुस्लिम लीग से समझौता, यानी मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी समझौता हुआ था। साथ ही इसमें गरम दल और नरम दल के बीच भी समझौता हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था। जबकि 33वां जो अधिवेशन जो हुआ था 1917 में हुआ था, कलकत्ता में कराया गया था। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट जी इसकी अध्यक्षता की थी। ये इनको प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो ज़्यादा डिटेल हो जाएगा इसमें थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन कराए गए थे। 9 अधिवेशन में देखें तो 3 इसमें उत्तर प्रदेश में जो 9 अधिवेशन थे, 3 लखनऊ में थे, 3 इलाहाबाद में थे और 3 जो है आपके अलग अलग 3 जो इसमें मेरठ, कानपुर और वाराणसी में एक आयोजित किया। कुल मिलाकर 3 कुल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए थे। जबकि इसके प्रथम अधिवेशन को देख लें यहाँ, तो प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई, उस दौरान बम्बई था, आज मुंबई है, बम्बई में कराया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है बिमेश चंद्र बनर्जी जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कांग्रेस की जब स्थापना की गई थी तो उस दौरान देखें, यानी उस दौरान जो है वायसराय जो था वो डफरिन था। और आज़ादी के समय देखें, आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आचार्य JB कृपलानी जी थे। ये 55वां अधिवेशन 1946 में किया जाता है मेरठ में। आचार्य JB कृपलानी जी आज़ादी के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखा जाए तो आपका ये बनेगा, यानी यहाँ पर है आपका, यानी 9वां प्रश्न है। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसका समय देखा जाए तो ये 1916 से लेकर 1921 तक इसका समय था। इसी बीच में जो है 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था। जबकि इसमें देखें लॉर्ड डलहौजी का समय देखें तो 1848 से लेकर के 1856 के समय इसका समय रहा। और लॉर्ड कैनिंग देखें तो इसका समय लॉर्ड कैनिंग का 1856 से लेकर 1862 तक था। यह जो देखें तो प्रथम वायसराय बना था और यह भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इसी समय भारत में प्रथम रेल चलाई गई थी। यानी ये सब जानकारी इस चैनल पर महत्वपूर्ण रूप से बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और लॉर्ड मिंटो देखें तो ये मांटे मिलो जो सुधार होता है उसके अंतर्गत आते हैं। इसी समय बंगाल का विभाजन होता है। इसका समय 1905 से लेकर 1910 तक होता है। ये काफ़ी जो है विभाजनकारी जो वायसराय के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत देखें तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मांटे मिलो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था इसी समय में। इसके समय में देखें तो आपका 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में कांग्रेस में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था और इसके शासनकाल 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी। जबकि 1905 में बंगाल का विभाजन देखें तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था।
चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न इसमें 10वां, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। तो ये सारे होंगे, समुद्र तल में वृद्धि होगी, फसल के स्वरूप में परिवर्तन होता है, तटरेखा परिवर्तन, ये सारे उपयुक्त सभी सही है। वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप ये सारी घटनाएं हो सकती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखा था कि जो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या फिर यूं कहें कि ग्रीन हाउस गैस हैं, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है और ओजोन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन इत्यादि को हमने पूर्व के लेक्चर में देख लिया है। तो एक ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं और ओजोन क्षरण के लिए भी उत्तरदायी होती हैं गैसें, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, यानी जो सुरक्षा कवच ओजोन पर उसको भेद कर जो है पृथ्वी पर जो जीवधारी उनके लिए हानिकारक हो जाती हैं। तो इस बार विस्तार चर्चा के लिए पूर्व लेक्चरों में, इसलिए यहाँ पर नहीं करते हैं। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, सभी घटनाएं हो सकती हैं। इसके बाद देखिए, मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर है अतिचारण को रोक करके मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। मरुस्थलीकरण के बारे में देखें तो यह मरुस्थलीकरण जो होता है 2 कारणों से बनता है। पहला मानव निर्मित कारण होते हैं, दूसरा प्राकृतिक कारण होते हैं। तो प्राकृतिक कारण को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन मानव निर्मित कारणों को रोका जा सकता है। मानव निर्मित कारणों में कौन कौन से होते हैं मरुस्थलीकरण के लिए? तो पहला जो होता है अत्यधिक चराई की जाती है, जिसमें अतिचारण को रोकना है। दूसरा देखें तो वनों की कटाई की जाती है मानव द्वारा, खेती के तरीकों को सुधार करके किया जा सकता है, जलवायु परिवर्तन के द्वारा रोक करके, यानी जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी। अभी हम देखा ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये जो है जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसके अंतर्गत हमने देख लिया था क्या क्या हो सकता है। तो इसमें ये मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक कारणों में जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूस्खलन है, पानी का क्षरण है, पानी का कटाव इत्यादि जो होते हैं प्राकृतिक कारणों में आते हैं, लेकिन इसमें मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है, अतिचारण को रोक करके मरुस्थलीकरण को रोक सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में देखें। अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर है। यह कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? यानी पर्यावरण देखें, इन्वायरमेंट जो है, यानी पर्याय प्लस आवरण, चारों ओर से घिरा हुआ जो आवरण है, इसके 2 महत्वपूर्ण घटक हैं, एक जैव घटक, एक अजैव घटक। तो अजैव घटक में देखें तो अजैव घटक में कौन आता है? पानी आपका अजैव घटक है, दूसरा चट्टानें आती हैं, तीसरा धातुएं आती हैं, चौथा हवा होता है और पांचवा मिट्टी। यानी ये जो होते अजैव घटक होते हैं, यानी इसमें जीवों से प्राप्त नहीं होते हैं, यानी इसमें जीवन से प्राप्त नहीं, लेकिन जीवों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जबकि जैव घटक में देखें, जैव घटक में मनुष्य महत्वपूर्ण है, इसके बाद पौधे महत्वपूर्ण हैं, जानवर हैं, मछली हैं, सूक्ष्म जीव हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवाश्म ईंधन। यानी जीवाश्म ईंधन जो कोयला और पेट्रोलियम है, ये भी जो है जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये मृत जीवों से बने होते हैं, कोयला और पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर जैवमंडल है। जैवमंडल के अंतर्गत ही ये सारे आते हैं। जैवमंडल में ही आपका जलमंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, ये सारे जैवमंडल के ही भाग होते हैं, इसलिए सबसे विशालतम जो भाग जैवमंडल होता है। 14 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर देखें तो आपका जो है, तो इसका सही आंसर है पहला ये क्यूलोमनिम्बस। यह बादल अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसमें है क्या, यानी इसके अंतर्गत देखें तो यह भारी गरज बिजली वाली भारी वर्षा इसके अंतर्गत होता है। जबकि एक और होता है निम्बो स्टेटस भी होता है, इसमें नहीं दिया है। निम्बो स्टेटस जो होता है ये लगातार बरसता है, लेकिन धीमी गति से बरसता है, लिम्बो स्टेटस। लेकिन इसमें जो प्रश्न दिया गया है कौन सा अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो पहला ही रहा, यानी अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी बादल पहला है, यानी क्यूमुलोनिम्बस है। इसके बाद देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? तो इसमें जो आंसर है इसका वह आपका सी का मतलब लेब्राडोर की जो जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है, जो कि अटलांटिक महासागर में ये ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर की जलधारा। जबकि देखें जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर की ही है, लेकिन एक गर्म जलधारा। जबकि लेब्राडोर देखें तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। जबकि अलास्का की जलधारा देखें तो प्रशांत महासागर की गर्म धारा। जबकि अगुलहास देखें तो हिंद महासागर की गर्म जलधारा यह है। अगला प्रश्न देखा जाए तो 16 नंबर, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? यानी इसमें देखिए उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? तो गोलीय दर्पण के उदाहरण है। गोलीय दर्पण के भाग के रूप में ही ये उत्तल दर्पण आते हैं। उत्तल दर्पण का मतलब जो बीच में मोटे होते हैं, किनारों पतला होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। और अवतल दर्पण के बीच में जो पतले होते हैं, किनारों मोटे होते हैं, वो अवतल दर्पण कहलाते हैं। तो गोलीय दर्पण के पार्ट के रूप में ही उत्तल और समतल दर्पण होते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए अगला देखें 17 नंबर प्रश्न देखें तो आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में, इसका सही आंसर देखा जाए 17 का जो बी है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। यानी शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। किसका घनत्व कम होता है? आर्द्र वायु का। आर्द्र वायु का घनत्व कम होता है शुष्क वायु की तुलना में। इसी कारण से जो होता है आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग अधिक होता है। ये ध्यान रखें कि इसमें जो है
यानी ध्वनि का वेग, ध्वनि क्या है? ध्वनि एक जो अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंग, यांत्रिक तरंगे होती है, उसमें अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि है। और इसका सूत्र होता है v = √E/d होता है। ई इसमें इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, डी डेंसिटी है। तो जिसका डेंसिटी कम होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें जो होगी उसकी चाल, ध्वनि की चाल ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दें कि जो आपका यहाँ हम देख रहे हैं आर्द्र आयु, आर्द्र किसे कहते हैं? आर्द्रता की डेफिनेशन देखें। आर्द्रता यानी इसमें देखें हमने जो देखा, यानी ध्वनि का वेग जो यानी v = हमने देखा E/d के रूप में देखा, यानी माध्यम की प्रत्यस्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? जो कि अनुदैर्घ्य तरंग है, माध्यम की प्रत्यस्थता और ध्वनि पर घनत्व पर निर्भर करती है। घनत्व जिसका कम होगा, यानी घनत्व जब कम होगा वहाँ ध्वनि का वेग अधिक हो जाएगा, और घनत्व ज़्यादा होने पर वेग कम हो जाएगा। यानी डी अधिक होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखें इनवर्स प्रोपोर्शनल के रूप में इसमें संबंध रखता है। जबकि आर्द्रता को देखें तो आर्द्रता क्या होती है? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। यानी वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को ही वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। जो जलवाष्प होगा वो आर्द्रता कहलाएगी। आर्द्रता देखें 3 प्रकार की होती है। निष्पक्ष आर्द्रता होती है, विशिष्ट आर्द्रता होती है, सापेक्ष आर्द्रता होती है। निष्पक्ष आर्द्रता का मतलब प्रति इकाई आयतन में जो विद्यमान जलवाष्प उसको निष्पक्ष आर्द्रता कहेंगे। विशिष्ट आर्द्रता का मतलब प्रति इकाई भार में जो जलवाष्प का भार होगा विशिष्ट आर्द्रता कहलाएगी। जबकि सापेक्ष आर्द्रता देखें तो यह अनुपात होता है, यानी वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे वायु की जल वाष्प धारण करने की क्षमता गुणे 100 जो होता है वो सापेक्ष आर्द्रता को इंडिकेट करता है। यहाँ पर ध्वनि वेग हम देख रहे हैं। ध्वनि के वेग के रूप में देखना चाहें तो अभी मैंने एक सूत्र देखा, v = √E/d होता है, इलास्टिसिटी बाई डेंसिटी रूट के फॉर्मेट में। और जबकि v1/v2 देखें तो यह रूट होता है T1/T2, यानी टेम्परेचर के समानुपाती होता है इसका वेग। यानी v1 तथा v2 वेग, ध्वनि का वेग, तथा T1 तथा T2 संगत परम ताप हैं। और इन दोनों संबंध देखें तो v1 = होता है v0 + 0.61 स्मॉल t। कहने का आशय हुआ कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाएगा? 0.61 बढ़ जाएगा। जहाँ v0 इसका वेग है, यानी देखें इसका वायु में जो ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। 332 मीटर पर सेकेंड वायु में ध्वनि की चाल होती है, सामान्य चाल है। कहने का आशय वक्त ध्वनि का वेग वायु में किस प्रकार ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्द्रता का मान ज़्यादा होने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, जबकि घनत्व का मान ज़्यादा होने से ध्वनि का वेग घट जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। इसमें देखें लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता में से किसको प्रमुखता देने की है? तो इसमें नागरिक को प्रमुखता दें। लोकतंत्र में जो है लोक का तंत्र, यानी जो डेमोक्रेसी है वो लोगों पर आधारित है, न कि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र जहाँ पर राजा होता है, यहाँ लोकतंत्र होता है जहाँ पर नागरिक यानी द पीपुल ऑफ इंडिया ही राजा है। तो नागरिक यानी लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता में किसको प्रमुखता देना है? नागरिकों को देना है, यानी भारत के लोगों को देना है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति, अभी हमने देखा कि भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने 53वें जो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का जो है वो 53वें CJI के रूप में नियुक्ति किया। कल का मतलब जो है 23 नवंबर 2025 को जो है गवई जी रिटायर हो गए थे। तो 24 नवंबर 2025 को जो है 53वें जो CJI बने हैं वो सूर्यकांत जी बने हैं, जिनको भारत के राष्ट्रपति ने नियुक्ति किया। चलिए अगला प्रश्न देखें तो इसमें यह कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। तो इसका सही आंसर देखा, न्यायिक पर्यवेक्षण या जो न्यायिक समीक्षा होता है, इसका मतलब क्या होता है? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, इन सभी की उत्पत्ति एवं विकास यूएसए में हुआ था। तो इसमें देखिए न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। परीक्षण उपरांत यदि पाया जाता है कि उसे संविधान का उल्लंघन हुआ तो उन्हें अवैध, असंवैधानिक, अमान्य घोषित किया जा सकता है। सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। यानी इसमें जो आपका आंसर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब किसी विधायी अधिनियम यानी किसी विधायी अधिनियम अथवा कार्यपालिका आदेश की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय में निम्न 3 आधारों पर चुनौती दी जाती है। पहला तो ये होता है कि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो रहा हो, यह उस प्राधिकारी की सक्षमता से बाहर हो जिसने इसे बनाया है, अथवा इस संवैधानिक प्रावधानों की प्रतिकूल हो। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर जो है न्यायिक परीक्षण आधारित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यह आपका है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? इसका सही आंसर जो आपका है CSC का मतलब 6 वर्ष। इसमें देखें इसकी पदावधि यानी कैग जो है कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल जो है, इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होगी। लेकिन यदि उससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो अवकाश ग्रहण कर लेगा। 6 वर्ष पदावधि रहेगी, लेकिन 65 वर्ष की आयु यदि वो 1 वर्ष में ही पूरा कर लेता तो 1 वर्ष में ही रिटायर हो जाएगा। यानी 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष जो भी पहले होगा
वह रिटायर हो जाएगा। कई देखें तो भारतीय संविधान में देखें तो अनुच्छेद 148 से 151 तक में जो है यह कय का वर्णन किया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेशन पर ही हटाया जा सकता है। इसके आधार साबित कदाचार या असमर्थता हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के एक महत्वपूर्ण अधिकार के अंतर्गत है कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है। इसका आंसर संविधान की धारा 312, धारा का मतलब अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके राज्यसभा द्वारा शुरू किया जाता है। इसमें देखें तो केवल राज्यसभा को ही राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों की बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है, ऐसा अनुच्छेद 312 में कहा गया है। राज्यसभा देखें तो परंपरा के हिसाब से उच्च सदन माना जाता है, लेकिन इस संविधान में उच्च सदन के रूप में इसको इंडिकेट नहीं किया जाए। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या देखें तो 250 हो सकती है, जबकि वर्तमान में यह संख्या देखें 245 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इनकी राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु देखें तो 30 वर्ष है, जिसमें देखें 245 जो वर्तमान संख्या, इसमें से 233 जो होते हैं ये राज्यों से होते हैं, यानी 28 राज्य वहाँ से, और शेष जो होंगे 233 जो होंगे या राज्यों से मतलब संपूर्ण होंगे, और मनोनीत जो होंगे 12 वो राष्ट्रपति द्वारा, कुल मिलाकर जो होंगे 245 होंगे।